हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 का आईसीएससी का फिजिक्स का मॉक पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे और रेगुलर बेसिस पर हम ये पेपर्स जो हैं साथ साथ अपलोड करते रहेंगे आपको। तो क्लास 10 आईसीएससी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू आईसीएससी सिलेबस फिजिक्स का पेपर हम शुरू करते हैं। मॉक पेपर है जिसको हम लोग एक एक करके कई पेपर्स को हमने सॉल्व करना है। मैथ्स फिजिक्स मैं देखूंगा आपके जो भी पेपर्स आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। द डायग्राम बिलो शोज अ क्लॉ हैमर। तो अब आप रिकॉल कर लें क्लॉ हैमर क्या होता है। क्लास 1 लीवर होता है एंड यूज टू रिमूव अ नेल। टू विच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग? क्लास 1 लीवर। गिव वन मोर एग्जाम्पल ऑफ सेम क्लास ऑफ लीवर। अब इसका एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो हमारे पास सीसॉ बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। थर्ड पार्ट इज B part, to which of the mechanical advantage is greater than 1? Write the relationship between SI and CGS unit of moment of force. तो भाई which class of mechanical advantage is greater than 1? क्लास 2 का मैकेनिकल एडवांटेज 1 से हमेशा ज्यादा होता है। जैसे बॉटल ओपनर जो होता है, नट क्रैकर जो होता है, लेमन स्क्वीजर जो होता है, इनके मैकेनिकल एडवांटेजेस 1 से हमेशा ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। तो भाई मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन मीटर। वहां क्या आएगा? डाइन सेंटीमीटर। तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। सो दिस इज द रिलेशन। फिर नेक्स्ट कहता है 400 ग्राम्स ऑफ मर्क्यूरी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.14 joules per gram per degree centigrade is heated by a heater for 1 minute and this much seconds. If initially mercury as 0 degree centigrade, calculate the final temperature. Initially it is at 0 degree centigrade, calculate the final temperature. तो भाई फार्मूला क्या होता है? Q is equal to mc delta T. तो Q is equal to mc delta C से मास कितना है मेरे पास में? मास दे रखा है 400 ग्राम्स में ही रहने देंगे क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यूज हैं वो भी जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड में ही दी है। इनटू टाइम कितना है? कहता है 1 मिनट एंड 40 सेकंड। तो 1 मिनट 40 सेकंड का मतलब हो गया 100 सेकंड्स। तो यहां से हम क्यों निकाल लेंगे, लेकिन उसने पूछा क्या हमसे? तो पहला पार्ट तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। इनिशियली एट 0 डिग्री, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर। अब इसका इनिशियल टेम्परेचर हमारे को पता है लेकिन राइज इन टेम्परेचर हमारे को नहीं पता। तो राइज इन टेम्परेचर नहीं पता, इसका मतलब हम लोग क्या लेंगे? T-0। यहां पर 100 ना लेकर के हमने कितना लेना है? तो कहता है T-0। और टाइम क्या है? टाइम पावर इंटू टाइम से कैलकुलेट करेंगे। तो पावर कितनी दे रखी है? 200 इंटू टाइम कितना? 100 सेकेंड्स इज इक्वल टू 400 इंटू 0.14 इंटू T। नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T फ्रॉम हियर। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लेटरल डिस्प्लेसमेंट। भाई लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्टेट 3 फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द लेटरल डिस्प्लेसमेंट एंड आल्सो राइट द फार्मूला। तो भाई हमको एक बात समझनी है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये मेरे पास स्लैब है, स्लैब का थिकनेस L है, लाइट इज फॉलिंग लाइक दिस। हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये ओरिजिनल लाइन है और ये डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये मेरे पास एंगल I है, ये R है और ये डिस्टेंस है D। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्प्लेस्ड पाथ। डिस्प्लेसमेंट है किसका? द रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ एंड द डिस्प्लेस्ड रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट एंड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन किस किस बात पर डिपेंड करता है? नंबर 1 थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, नंबर 2 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, नंबर 3 एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड नंबर 4 कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। बुक ने कहा 3, हमने बताए आपको 4। अब नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर हम चलें। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास में हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ करंट कैरिंग कॉइल चेंज इफ द इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट। जब हम करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। सेकंड आता है द इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द कॉइल।
जब आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। उसके बाद थर्ड पार्ट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डेफिनेटली बढ़ता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ गया 2। An electromagnetic radiation is used for photography in fog. तो भाई identify the radiation, infrared rays. Why is this radiation mentioned by you ideal for this purpose? Because its wavelength is high. इसकी wavelength ज्यादा होती है इसलिए इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है what is the relation between the refractive index of water with respect to air and the refractive index of air with respect to water. तो भाई वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1 अपॉन एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। If the refractive index of water with respect to air is 5/3, what is the refractive index of air with respect to water? It will be 3/5. एकदम से रेसिप्रोकल हो जाएगा। The next one, state giving reasons if the following disintegration reactions are allowed or not. तो बोलता क्या है यहाँ पर हमारे पास में बोला है एटॉमिक नंबर कम हो गया, 2 यूनिट कम हो रहा है, तो इट इज अलाउड और नॉट। अल्फा निकलने से एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम हो गया, ठीक है। बीटा निकलने से एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ता है, घटता नहीं है। सेकंड वन इज रॉन्ग, फर्स्ट वन वाज करेक्ट। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 0.1 kg एंड मोमेंटम 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो भाई हमारे पास में मास पता है, मोमेंटम पता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या लगेगा? तो भाई हमारे पास यहां काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है p²/2m। तो p मुझे मोमेंटम पता है, m मास पता है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर्स इन फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन लीव्स? भाई फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में। चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, जब आप बैटरी चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इनटू केमिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। नेम द सिस्टम व्हिच enables us to locate the underwater objects by transmitting ultrasonic waves and detecting the reflecting impulse। तो सिस्टम क्या होता है? तो हमारे पास में 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है सोनार, तो साउंड नेविगेशन के लिए जिसको हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सोनार, और रेडियो वेव्स के लिए जिसको हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड रडार। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर ओकेस्टिकली मेजरेबल क्वांटिटीज रिलेटेड टू पिच एंड लाउडनेस। तो भाई पिच से रिलेटेड कौन सी क्वांटिटी होंगी? तो पिच से रिलेटेड क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, एंड लाउडनेस से रिलेटेड जो क्वांटिटी होती है उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो 2 चीजें हो गई, एक लाउडनेस है और एक पिच है। तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है, और पिच जो होती है इट इज ऑल्सो, पिच डिपेंड करती है किस बात पर? फ्रीक्वेंसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। समझ लीजिएगा, क्लास 10 आईसीएससी में सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन आते हैं, चारों कंपलसरी होते हैं। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन आते हैं। आउट ऑफ दो 6 यू हैव टू सबमिट ओनली 4, मिनिमम 4 करने हैं, 4 से ऊपर भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है डिफाइंड रेजोनेंट वाइब्रेशंस। डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हैं, मैं थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेके चलूंगा। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड मेक्स इट पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज अ पर्सन बाय हिज वॉइस विदाउट सीइंग हिम? क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी से पता लगता है, क्वालिटी ऑफ साउंड से पता लगता है कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाउ डज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर अफेक्ट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल एंड अ सेमीकंडक्टर। तो भाई जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स इंक्रीज, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है मेटल्स की, लेकिन सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है, उनका रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये वाला जो पेपर है यू कैन फाइंड इट ऑन manasstudies.in.com, या आपको हमारी वेबसाइट पर ये पेपर मिल जाएगा। इसका पीडीएफ वीडियो अपलोड होते ही पेपर भी अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिफाइन द फॉलोइंग ओम्स लॉ। भाई बहुत सिंपल सी बात है, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स एंड द ग्राफ रिलेटेड टू देम। तो भाई ओमिक में वी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, यहां ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, लेकिन नॉन ओमिक में वी ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट समटाइम कर्व्स, इट समटाइम डिफरेंट आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि डिफाइन द फॉलोइंग किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ 3.6 into 10 to the power 6 joules.
व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो भाई एनर्जी प्रोड्यूस्ड कैसे होती है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर्स ईदर बाय डीसी डायरेक्ट करंट और बाय ऑल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, how it is it related to real and apparent depth? तो भाई refractive index of a material is a parameter which decides, क्या decide करता है या और which is equal to the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in the medium, and it decides how much the light will get deviated when it goes to a denser medium. The second part is how it is related to real and apparent depth. The refractive index is numerically equal to real depth upon apparent depth. नेक्स्ट आता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। नेक्स्ट आता है प्रूव दैट द एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज द रेशियो बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। तो भाई इसको हम करके दिखा देते हैं। नेक्स्ट पेज पर खाली पेज हमने छोड़ रखा है, इसमें हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करके दिखाते हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। तो भाई वर्क आउटपुट क्या होता है? लोड इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड। वर्क इनपुट क्या होता है? एफर्ट इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट। इसको हम लिखते हैं लोड अपॉन एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड। मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, दिस वैल्यू इज कमिंग व्हाट? मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी। यहां पर आप एफिशिएंसी को डेसिमल में लेंगे, लेकिन जब आपको फार्मूला रिप्रेजेंट करना होता है देन यू विल राइट इनटू 100। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन बना रखा है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। तो भाई ये 5 और 4 9 हो जाएंगे, और 9 के साथ 3 जब पैरेलल में आएगा तो 9 इंटू 3 अपॉन 9 प्लस 3, 9 3 जा 27 अपॉन 12। इट इज कमिंग व्हाट? भाई डिवाइड करके देख लो भैया कितना आएगा? 9/4। 9/4 का मतलब क्या हो गया? 2.25 ओम। 2.25 के साथ 8 को ऐड कर दो, 10.25 ओम। ये सीरीज में नेट रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया। उसके बाद बोलता है स्टेट वेदर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स सेम व्हेन द स्टेट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। इट रिमेन्स सेम, इट्स वैल्यूज डू नॉट चेंज। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डज इट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड? यस इट चेंजेस। क्या होता है? जैसे इसका एग्जांपल पूछ रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इज 2.1 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड पर। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखेंगे। डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ क्लियर डायग्राम द स्ट्रक्चर ऑफ एन AC ट्रांसफॉर्मर सुटेबल फॉर लाइटिंग 12 वोल्ट फ्रॉम 240 मेंस। तो भाई 240 मेंस से आपको 12 वोल्ट का लैंप जलाना है। भाई 240 वोल्ट पर 12 वोल्ट का लैंप लगा दोगे तो मर जाएगा बेचारा। क्या करो? कम करना पड़ेगा वोल्टेज। अब कम कैसे करें? तो कम करने का तरीका यह है कि आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। तो कह रहे डायग्राम बना के दिखाओ। तो स्टेप डाउन का मतलब प्राइमरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। एक्सप्लेन हाउ ट्रांसफार्मर रिड्यूसेस EMF। तो हाउ इट रिड्यूसेस? with the help of transformation ratio. When the number of turns in the primary coil is much more than the number of turns in the secondary coil, it is step down transformer. In case of step down transformer, the number of turns decrease, EMF decrease, but current increases while the power and the electrical energy remains same. उसे बनी रहती है। नेक्स्ट आता है इन विच ऑफ द सिचुएशन डज द लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हैव मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1। भाई 1 से ज्यादा किसमें होता है? क्लास 2 लीवर में। लेस देन 1 किसमें होता है? क्लास 3 लीवर में। फिर आता है व्हाई इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ लेंथ ऑफ वेलोसिटीज ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना इन वैक्यूम इज 1:1। तो बोलता क्या है? Why is the ratio of the velocities of light of wavelengths for 4000 angstrom and in vacuum is 1:1? Because in case of air and in case of vacuum, the light can travel easily with the same velocities and the disturbance is least. In case of air and in vacuum, it travels with the same wavelength in air and the vacuum. Next आता है which of the above wavelength has higher frequency? तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? तो भाई अगर सेम मीडियम है तो फ्रीक्वेंसी विल ऑल्सो बी सेम। इफ द मीडियम इज चेंजिंग अगेन द फ्रीक्वेंसी विल ऑल्सो रिमेन सेम। लाइट की एक बात पूछी जाती है
कि विच फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 उठाते हैं। द वायर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सिमिलर वायर अंडर सिमिलर टेंशन विच विल हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ 1024 हर्ट्ज। तो भाई वायर का लेंथ कितना बोल रखा है 80 सेंटीमीटर, हैज फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज। अब बोलता है लेंथ ऑफ सिमिलर वायर जिसकी सिमिलर टेंशन लेकिन फ्रीक्वेंसी 1024 जो होता है वो 256 का 4 टाइम्स होता है। तो अगर आप वायर की लेंथ बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी और लेंथ घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो अगर पहले लेंथ कितनी थी 80, तो इस केस में लेंथ आएगी 20। सर करके कैसे दिखाएं? F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। आप इस रेशियो से आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सर्टेन साउंड हैज अ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ दिस मच, कैलकुलेट द स्पीड विद व्हिच इट ट्रैवल्स। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हम लगा सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट आता है व्हाट डिफरेंस वुड बी फेल्ट बाय द लिसनर बिटवीन द अबव साउंड एंड अदर साउंड ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड बट वेवलेंथ 2.6 मीटर। तो भाई अगले केस के अंदर और पहले केस के अंदर, पहले में वेवलेंथ 1.3 है, तो अभी क्या है वेवलेंथ कितनी हो गई 2.6। तो इसका मतलब क्या है, वेवलेंथ इज इंक्रीज तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। दैट मींस श्रिलनेस विल बी लेसर, इनकी फ्रीक्वेंसी इट्स पिच विल बी लेसर। द नेक्स्ट वन इज 0.5 किलोग्राम ऑफ लेमन स्क्वैश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत पुराना क्वेश्चन है। पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू mc डेल्टा t। तो कहते हैं इतना किलोग्राम लेमन स्क्वैश इतने टेम्परेचर पर रखा है, ठंडा करना है और 5 डिग्री तक ठंडा करना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है। नाउ व्हाट इज ही सेइंग, व्हाट इज ही आस्किंग, वो कह रहा है हाउ मच टाइम, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू mc डेल्टा t। तो डेल्टा टी हमको पता है, राइज इन टेम्परेचर पता है 30 - 5 और उसके बाद मास पता है 0.5 kg, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200, पावर इज गिवन, पावर दे रखी है 30 जूल्स पर सेकंड। हमसे टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम सेकंड्स में ही दीजिएगा, बेटर रहेगा। नेक्स्ट आता है द डायग्राम बिलो शोज, डायग्राम दिखा रहा है द पुली अरेंजमेंट, द कॉपी द डायग्राम एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इन ईच स्ट्रैंड। तो भाई ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है सिंगल मूवेबल पुली और सिंगल फिक्स्ड पुली का। तो यहां पर उसके बाद क्या कहता है, हमने टेंशन मार्क कर दी, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द अरेंजमेंट। तो भाई लोड कितना आता है, लोड आता है 2t, एफर्ट आता है t, मैकेनिकल एडवांटेज आ रहा है भाई 2t/t, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो 2 है, वेलोसिटी रेशियो इज आल्सो कमिंग 2। उसके बाद क्या बोलता है, इफ द टेंशन एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग, तो देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टेंशन एंड एफर्ट। हमने लिख दिया भाई E इज इक्वल टू टी होता है। इफ द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस x, फ्री एंड अगर x मूव किया तो इसका मतलब लोड कितना करेगा, तो यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, वेलोसिटी रेशियो भी 2 है। अगर एफर्ट हमारा यहां पर x चला है तो लोड x/2 चलेगा। वेलोसिटी रेशियो 2 आने का मतलब एफर्ट अगर x चला है तो लोड x/2 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। Explain the following. Why does the weather become moderate in cold countries when freezing of lakes and other water bodies start? तो बोलता क्या है, जब फ्रीजिंग होनी शुरू होती है, या फिर क्वेश्चन ऐसा बनना चाहिए था at the time of snowfall why the temperature becomes moderate or the weather becomes moderate, because when snow is forming it is releasing heat to the surrounding। जिस टाइम स्नोफॉल हो रहा होता है उस टाइम थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाता है, लेकिन जब स्नोफॉल हो चुकता है तो फिर जिंदगी की सजा मिलती है, फिर बहुत ठंड लगती है, फिर अच्छी खासी ठंड लगती है बेटा, क्योंकि फिर वो फ्रीजिंग के बाद फिर उसकी मेल्टिंग शुरू हो जाती है। Why does it become very cold when ice starts melting in cold countries? बिल्कुल सेम बात है कि ice will start absorbing heat from the surroundings and it start melting। उसके बाद क्या होगा, why is the melting of ice a better coolant than water at 0 degree centigrade? Answer will be the specific latent heat of ice is very high. It is 336 joules per gram and this much heat is supplied per gram to the ice to melt. So इतनी हीट जो होगी वो खर्च होती है, इसीलिए क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस जो है इट्स अ बेटर कूलेंट देन वाटर, क्योंकि वाटर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका सिर्फ टेम्परेचर राइज होगा, लेकिन जब आइस होगी तो पहले वो मेल्ट होगी, उसके बाद टेम्परेचर राइज होना
शुरू होगा। नेक्स्ट आता है व्हाई डज आइसक्रीम फील्स कोल्डर देन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन द सेम आंसर, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइसक्रीम इज हाई एंड दैट मच हीट हैज टू बी सप्लाइड टू इट टू मेल्ट इट। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास, why does the weather becomes warm when it snows? Already given the answer, sir. I am again giving the answer. Answer is same. When the snow is formed, at that time water turns into snow and at that time it releases heat to the surroundings. Why does the weather become very cold? बिल्कुल सेम वही बात है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। कॉन्केव लेंस, ओ भाई आगे लेंस के क्वेश्चन, has a focal length 15 centimeter. At what distance should the object from the lens be placed so as to form an image 10 centimeter from the, बिल्कुल प्लेट में डाल के क्वेश्चन दे रखा है, u दे रखा है -15 सेंटीमीटर और उसके बाद बोलता है so as to form the real image है कि वर्चुअल है, नहीं बताया। लेकिन अब कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस जो है वो वर्चुअल इमेज ही बनाता है। ध्यान रखिएगा, आंख खोल के रखिएगा, -10 सेंटीमीटर, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब कॉन्केव लेंस से आप कैलकुलेट कर सकते हैं फोकल लेंथ। ऑल्सो फाइंड द, बोलता क्या, फोकल लेंथ दे रखी है भाई और उसके बाद डिस्टेंस भी दे रखी है और उसके बाद बोलता है इमेज कैसे बनेगी। तो हम क्या करेंगे, हमारे को फोकल लेंथ दी है तो फोकल लेंथ देने का मतलब, और इमेज के लिए क्या बोलता है, यू फाइंड करना है। ठीक है भाई, यू निकालेंगे। अब यहाँ ये बात भी समझ लीजिए कि कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव नहीं होता, और यू भी नेगेटिव होता है और वी भी नेगेटिव होता है। तो जो आपका आंसर आएगा यू, वो भी नेगेटिव आएगा। मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो कहता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी अपॉन यू, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों एक साइड पर ही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, अ लेंस व्हिच फॉर्म्स अ रियल इमेज हैज अ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स पावर। तो भाई जो लेंस रियल इमेज बनाता है उसकी पावर क्या होती है, तो लेंस व्हिच फॉर्म्स अ रियल इमेज, इंडिकेशन दे रहा है कि रियल इमेज बनाने वाला कॉन्केव लेंस नहीं होता, कॉन्वेक्स लेंस होता है, और कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो पॉजिटिव आती है क्योंकि उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो P इज इक्वल टू 100/8, 12.5 डायोप्टर। सर आपने 100 कहां से लगाया, 1/f ही तो होता है, f मीटर में होता है, मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100/8 लगा दिया। नेक्स्ट आता है, an object is placed at a distance 24 centimeter in front of a convex lens of focal length इतना, what is the nature of image so formed? तो हमको ये कैलकुलेट करना होगा। लेट्स स्टार्ट कैलकुलेशन। u24 दिया, -24 सेंटीमीटर लिया और उसके बाद बोलता है क्या, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v मुझे फाइंड करना है, u कितना है 1/24, 1/f कितना है 1/8, 1/v इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/24, एलसीएम 24 आएगा, 3 - 1 2/24, v इज कमिंग 12 सेंटीमीटर, इमेज बनी है 12, पॉजिटिव आई है, इसका मतलब कौन सी इमेज होगी, रियल। उसके बाद क्या बोलता है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो भाई रियल है और उसके बाद 12 सेंटीमीटर है। मैग्निफिकेशन निकालना है v/u, 12/u कितना है मेरे पास, -24, तो मैग्निफिकेशन इज कमिंग -1/2। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होती है, तो फोकल लेंथ का डबल कर देंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंचते हैं। A rectangular coil ABCD placed between the pole pieces of horseshoe magnet. What is the direction of force on each arm? भाई निकाल लेते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट ऐसे है, फोर्स आपकी तरफ आ रहा है, AB में फोर्स आउटवर्ड आ रहा है और CD में फोर्स इनवर्ड आएगा, एंड दीज फोर्सेस विल फॉर्म अ कपल बनाएंगे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ईच आर्म, ठीक है भाई। उसके बाद व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन द कॉइल विल स्टार्ट रोटेटिंग। अब बोलता है नेक्स्ट, व्हाट इज द एट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो भाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द कॉइल, तो कॉइल कैन स्टार्ट रोटेटिंग, रोटेट कर सकती है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर या कॉइल रखी जाती है तो रोटेट करती है। फैराडे लॉ की बात कर रहा है तो फैराडेज लॉ हमारे पास क्या होते हैं, 2 लॉज हैं, दोनों लॉज के बहुत अच्छे से स्टेटमेंट्स लिखने हैं आपने। नेक्स्ट आता है हमारे पास, फिगर शोज द मीटर रूल प्लेस्ड ऑन अ फुलक्रम एट इट्स मिड पॉइंट O हैविंग वेट 40 GF। ठीक है भाई,
at 10 centimeter mark and weight 20 gf at 90 centimeter mark. Is the rule in equilibrium? तो भाई हम कैलकुलेट करके देखते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है. तो भाई क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए फोर्स कितना है 20g मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस कितनी है 90 की 50 से डिस्टेंस 40 आ रही है 800 ग्राम सेंटीमीटर. उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? यहां मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए 40g इंटू 40 1600. ठीक है जी. उसके बाद क्या बोलता है? इज द रूल इन इक्विलिब्रियम? नो, इट इज नॉट. So how will the rule turn? It will turn anti-clockwise because anti-clockwise movement is more. उसके बाद क्या बोलता है? How can the rule be brought in equilibrium by using an additional weight? तो we can place the additional weight of 40 gf on the other side. अब 40g कहाँ लगाएंगे? राइट साइड पर लगाएंगे क्योंकि राइट साइड का मूवमेंट कम है. तो भाई 1600 is equal to 40g into x plus 800. तो क्या आएगा भाई? 1600 माइनस 800 कितना आ गया मेरे पास? या 800g सेंटीमीटर ले रखा है तो माइनस कर लेंगे 1600 माइनस 800g सेंटीमीटर से. तो हमारे पास आएगा 800g सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40g इंटू एक्स. कट गया. x की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 सेंटीमीटर. सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8. Question number 7, sorry. Two pendulums C and D are suspended from a wire. एक बार चेक करते हैं, शायद क्वेश्चन पीछे छूट गया. हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का यही पार्ट आगे चलते हैं. हाँ, मैं ठीक कह रहा था 8 क्योंकि 7 अभी पूरा नहीं हुआ, मेरे को 7 के बाद 8 पे जाना है. Two pendulums C and D are suspended from a wire as shown in the figure given below. Pendulum C is made to oscillate by oscillating it from its mean position. Is it seen that D also starts oscillation? Yes. If the wire is there, they will start because oscillations will be shifted to the another one. Name the type of oscillation C will execute and name the type of oscillation D will execute. तो भाई C कौन सा करेगा और D कौन सा करेगा? तो भाई C को C and D, तो pendulum C is made to oscillate, तो forced vibrations होंगे. Forced vibrations C करेगा, D में भी forced vibrations आएंगे. जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएंगी तब उसको हम रेजोनेंस बोलेंगे. इनिशियली हम उनको फोर्स्ड वाइब्रेशंस कहेंगे. अनदर थिंग, व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ C is increasing, D will decrease. If the amplitude of C is decreasing, D will increase. लेकिन ये दोनों आपस में क्या है? फोर्स्ड ऑसिलेशंस करेंगे. नेक्स्ट पार्ट आता है, नेम द टाइप ऑफ, इफ द लेंथ ऑफ D is made equal to C, then what difference will you notice in the oscillation of D? Then in that case both will start oscillating with the same amplitudes. इनके amplitudes क्या हो जाएंगे? Same हो जाएंगे. What is the name of the phenomena when the length of D is made equal to C? Their amplitudes will increase, will be same, and in that case हम कहेंगे कि ये सिस्टम क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है, बिकॉज दोनों की फ्रीक्वेंसीज क्या हो गई? मैच कर गई. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8. स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हमें नहीं आता क्योंकि बहुत आसान होता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स वन फॉर्म कैन बी चेंज्ड टू अनदर. फिर कहता है प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. होगा या एनर्जी नहीं होगा? थोड़ा सा करेक्शन देना चाहता हूं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं. नेक्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं और उसके बाद लास्ट में इसको कर देते हैं. 8th का A का सेकेंड पार्ट. A pendulum has a frequency of 4 vibrations per second. An observer start the pendulum and fires a gun simultaneously. Here's the echo from the cliff after 6 vibrations. तो भाई 4 वाइब्रेशन पर सेकेंड. 4 एक सेकेंड में, तो 6 कितने में होंगे? 6/4 सेकेंड. 6/4 का मतलब 1.5 सेकेंड्स. इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इतना, डिस्टेंस कितनी होगी? तो भाई डिस्टेंस के लिए टाइम पता लग गया. 1.5 इंटू 340 इज इक्वल टू डिस्टेंस. तो D इज इक्वल टू कितना हो गया? 510 मीटर. नेक्स्ट पार्ट. द डायग्राम बिलो शोज द सर्किट व्हेन K इज ओपन. भाई अगर K खुला है तो इसके अंदर यहां करंट नहीं जाएगा. करंट सिर्फ इतने में जाएगा, और करंट इतने में जाएगा
तो फिर उसके बाद में क्या होगा, द रेजिस्टेंस विल बी कितना होगा, तो कहता है रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम 5 ओम। द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल व्हेन द की इज ओपन, तो भाई ईएमएफ कितना हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ई तो है 3.3 और कैपिटल आर कितना है, तो कहता है 5 प्लस 0.5, 3.3 अपॉन 5.5, 3/5, 3/5 का मतलब कितना होता है, 0.6 एम्पियर का करंट आ गया। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट व्हेन की इज क्लोज्ड, भाई क्लोज कर दो, क्लोज करते ही क्या होगा, ये 2 और 3 5, 5 और 5 कितने हो गए आपस में, अब आप कहोगे 10, नहीं पैरेलल में है, 10 नहीं होंगे, 2.5 ओम होगा, तो कैपिटल आर हो जाएगा 2.5 ओम। और उसके बाद नेक्स्ट बोलता है क्या, करंट ड्रॉन, तो करंट ड्रॉन कैसे आएगा, ई अपॉन, तो ई कितना है 3.3, कैपिटल आर कितना है 2.5, स्मॉल आर कितना है 0.5, 3.3 अपॉन 3, इट्स कमिंग 1.1 एम्पियर। करंट की वैल्यू में चेंज आ रहा है, यस करंट की वैल्यू में चेंज आ रहा है। 8वें क्वेश्चन का उधार पूरा करना है, प्रूव मैथमेटिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इसको समझते हैं कैसे होगा। वैसे आईसीएससी क्लास 10 में डेरिवेशंस नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको करना चाहिए, सीख लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है डेरिवेशन सीखने में। एक ऑब्जेक्ट को आपने किसी हाइट से गिराया, इनिशियल वेलोसिटी है 0, यहां पहुंच के आई वेलोसिटी v डैश, यहां पहुंच के वेलोसिटी आ गई v, हाइट दी है आपको h, ये डिस्टेंस है आपकी x, और ये कितनी बची h माइनस एक्स। तो कहता है एट ए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh। कहता है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, बिकॉज इट इज नॉट मूविंग, तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए कितनी आएगी। सेकंड केस एट बी, लेट वेलोसिटी बी v डैश, तो v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2gx। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, v डैश स्क्वायर इज 2gx, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी mg इंटू h माइनस एक्स। तो मैकेनिकल एनर्जी एट बी कितनी आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। लेट्स कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट मतलब ग्राउंड पर, ग्राउंड पर लेट वेलोसिटी बी v, यहां वेलोसिटी भी आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, and what is the potential energy, potential energy is coming 0, then what is the mechanical energy, mechanical energy is mgh। so from equation 1, 2 and the third one we observed that the mechanical energy remains constant। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का केस। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन न्यूक्लियर फिजन। तो स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। विद द रिलीज ऑफ एनर्मस एनर्जी, रिराइट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन बाय फिलिंग इन द एटॉमिक नंबर। तो भाई यूरेनियम 92 to 35 प्लस 0, कैसे भरेंगे यार इसको, 36 ये है, यहां कुछ है नहीं नीचे, यहां पर कितना होगा, तो कहता है 92 माइनस 36 कितना हो गया भाई, 92 माइनस 36 हो गया 56। उसके बाद क्या बोलता है, 92 में से इसको माइनस कर लिया, 56 आ गया। अब बोलता है एटॉमिक मास भरना है, तो एटॉमिक मास कैसे भरा जाएगा, तो कहता है 235 प्लस 1 236 हो गया, 144 ये है प्लस 3 तो 147, तो 236 माइनस कितना 147, 16 में से 7 गया कितना आ रहा है भाई 9, और 12 में से 4 गया कितना आ रहा है 8, तो ये कितना आ गया 89। ये आपके पास आ गया केस किसका, न्यूक्लियर फिजन का। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नैप्थलीन इज 80 डिग्री एंड द रूम टेम्परेचर इज 30 डिग्री। A sample of liquid naphthalene at 100 degree centigrade is cooled down to room temperature. Draw the temperature and time graph to represent this cooling. In this graph, mark the region
विच कॉरेस्पॉन्ड टू फ्रीजिंग प्रोसेस। मैं समझाता हूं आपको और उससे अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। पहले 9th का बी पार्ट करते हैं। नैप्थलीन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है या कूलिंग पॉइंट है वो 80 है। यहां टाइम ले लिया सेकेंड्स में, टेम्परेचर ले लिए, कहते हैं 80 डिग्री से इसको ठंडा करना शुरू किया। तो ये प्रोसेस जो है ये क्या है, कूलिंग। यहां टाइम ले लीजिए आप, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। टाइम मिनट्स में ले लीजिए, सेकंड्स में मत लीजिए, इट टेक्स टाइम। तो ये जो मेरे पास आ रहा है ये क्या है, ये है कूलिंग, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। ये फ्रीजिंग की प्रोसेस है। इस टाइम पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 का लास्ट पार्ट, 104 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज टेकन इनटू अ कैलोरीमीटर मेड अप ऑफ कॉपर ऑफ मास 42 ग्राम. When a certain mass of ice at 0 degree centigrade is added to it, the finally steady temperature of mixture after the ice has melt was found to be 10 degree. Find the mass of ice added. कितनी आइस ऐड होगी? तो भाई दो चीजें आ रही हैं कि आइस ने कितनी हीट दी, तो कहता है आइस का जो टेम्परेचर था वो 0 था और 104 ग्राम पानी था। तो भाई हीट गिवन कितनी आएगी और हीट टेकन कितनी आएगी? तो कहता है हीट टेकन बाय आइस। आइस कितनी हीट लेगी? तो कहता है आइस का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितनी आइस है, मास m ले लिया इंटू एल प्लस mc डेल्टा टी। तो मास तो कॉमन ले लिया, एल कितना है? तो कहता है 336 दिया। कितना दिया? 336 दिया है लेटेंट हीट, प्लस सी कितना है, 4.2। फॉल इन टेम्परेचर कितना आएगा? तो कहता है 0 से 10 राइज कर गया, तो 0 से 10 तो m इंटू 336 प्लस 42। ये तो एक पार्ट आ गया। और सेकंड पार्ट क्या है, हीट गिवन। तो भाई हीट गिवन क्या आएगी? तो कहता है कितना ग्राम पानी था, 104 ग्राम। फाइनल टेम्परेचर कितना था, 10। तो mc डेल्टा टी 104 इंटू सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है वाटर की, 4.2। टेम्परेचर फॉल कितना हो रहा है, 30 - 10 प्लस उसके साथ साथ क्या हो रहा है, उसके साथ साथ एक और चीज हो रही है कि पानी जो है या कैलोरीमीटर जो है वो भी हीट ले रहा है। अब कैलोरीमीटर का मास कितना है? तो कहता है कॉपर ऑफ मास, कैलोरीमीटर का मास 42 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर कितनी है, 0.4। फॉल इन टेम्परेचर कितना है, 30 - 10। कितनी वैल्यू आ गई, 104 इंटू 4.2 इंटू 20 प्लस 40 इंटू 20 इंटू 0.4। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों इक्वेट कर देंगे एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m। हमको क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। हमको मास कैलकुलेट करना था किसका, आइस का। तो पहले आइस मेल्ट हुई और फिर आइस का टेम्परेचर कहां तक राइज किया, 10 तक। और वहां पर कंटेनर में पानी था और साथ में कैलोरीमीटर था। दोनों हीट को क्या कर रहे हैं, वो हीट को रिलीज कर रहे हैं। उन दोनों का mc डेल्टा टी लगाया, टेम्परेचर का फॉल 30 से 20 10 तक लेकर के आए, टेम्परेचर फॉल 20 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द डायग्राम बिलो शोज ड्यूअल कंट्रोल स्विचेस। ड्यूअल कंट्रोल स्विचेस आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब आप सीढ़ी से नीचे से ऊपर जाते हैं तो आप लाइट ऑन करके जाते हैं, ऊपर पहुंच के लाइट को आप ऑफ कर देते हैं। घर के अंदर जब आते हैं तो लाइट बाहर की बंद कर देते हैं, बाहर निकलने लगते हैं ऑन करते हैं, जब बाहर होते हैं तो फिर ऑफ करके आगे निकल जाते हैं। ड्यूअल कंट्रोल स्विचेस का सिस्टम दिया हुआ। Copy the diagram and complete it so that the bulb is switched on. Out of A and B, which one is live wire and which one is neutral wire? तो भाई जो सीधे सीधे कनेक्शन में आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, वो लाइव वायर होती है और दूसरी वाली जो वायर्स होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं। तो इसको डायग्राम को आप अपने आप कंप्लीट करेंगे बिकॉज इसका एक सिंपल डायग्राम बुक में दिया हुआ है। 3 पार्ट्स में, पहले ए को कनेक्ट किया, बी को कनेक्ट किया, सी को कनेक्ट किया। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ स्ट्रेट वायर कंडक्टर पासेस वर्टिकली थ्रू अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्प्रिंकल्ड विद द आयरन फिलिंग्स। कॉपी द डायग्राम एंड शो द सेटिंग। तो भाई ऐसा सा बनता है डायग्राम, या आपने ऐसे ले लेंगे
कार्डबोर्ड, उसके अंदर आपने वायर डाल दी, वायर में करंट आ रहा है और यहां स्प्रिंकल करके दिखा देंगे कि दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर स्प्रेडेड अराउंड द कार्डबोर्ड। अब क्या कह रहा है, शो द सेटिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स व्हेन अ करंट इज पास थ्रू द वायर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। मैंने वही बना दिया है, ड्रॉ अक्रॉस द रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी, क्योंकि ये थंब है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगे। नेम द लॉ विच हेल्प यू टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसके लिए लॉ कौन सा आता है, फ्लेम, इसमें हमारे पास में आता है दो तरह के लॉ हैं। एक तो राइट हैंड थंब रूल है, थंब रूल कहता है करंट ऐसे जा रहा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। एक और रूल आता है तो इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। नेक्स्ट पर आते हैं, स्टेट टू वेज बाय विच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड कैन बी मेड स्ट्रॉन्गर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, by increasing the strength of current, by placing a soft iron core inside the solenoid। मैंने 3 बता दिए। The diagram below shows a magnetic needle kept just below the conductor AB, तो रखी गई है, और वो बोलता क्या है, उसके बाद बोलता है in the north south direction, वो भी रख दी गई है। In which direction will the needle deflect when the key is closed। तो भाई जब की क्लोज होगी तो की क्लोज होते ही करंट आएगा, और करंट की डायरेक्शन ऐसे आएगी, और करंट की डायरेक्शन ऐसे आएगी तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कहां की तरफ होगी, तो कहता है टुवर्ड्स द व्यूअर, वो डिफ्लेक्ट करेगी। व्हाई द डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस्ड, बिकॉज अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। नेक्स्ट आता है, what will be the change in deflection in magnetic needle taken just above the conductor? The direction of deflection will be opposite to the previous one, क्योंकि कंडक्टर के ऊपर और कंडक्टर के नीचे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस अपोजिट होती हैं। नेम वन डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। तो कौन सा डिवाइस ऐसा है जो इस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो कंपास नीडल वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल, कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो है डायरेक्शन चेंज हो जाती हैं। तो ये हमारा टॉपिक था, और इसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर, एमीटर भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारा पेपर था क्लास 10 ICSE का, फिजिक्स का, सेक्शन बी में कहा जाता है डू एनी फोर, आपको लिखना है चेक एनी फोर। हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं, हमारे पास चॉइसेस हैं। सेक्शन ए के 4 क्वेश्चन करेंगे, सेक्शन बी के 6 के 6 क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि हमने अपने बच्चों के साथ कोई भी टॉपिक कोई नहीं छोड़ा है। थैंक यू, सी यू on the next paper।